बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, नया साल शुरू हो चुका है और जब भी नया साल शुरू होता है तो हम सब की कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं। बच्चे चाहते हैं कि वो पढ़ाई में एक्सेल करें, अच्छे ग्रेड्स लेकर आएँ। यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि इस साल अच्छा जीपीए उनको मिले। जॉब वाले हजरात चाहते हैं कि कुछ प्रमोशन वगैरह हो जाए और इसी तरह घर में रहने वाली ख़वातीन चाहती हैं कि उनकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ उनके बच्चे और ससुराल वाले हों और घर गृहस्थी को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें से कितने लोग हैं जो कि ये सोचकर नया साल शुरू करते हैं कि उन्हें अपनी सेहत पर काम करना है। यकीन जानिए कि सेहत एक ऐसी एंटिटी है जिसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हमारा तमाम तर फोकस होता है कामयाब होने पर। हम सोचते हैं कि जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे उस दिन हमारे पास सब कुछ होगा और हम अपनी सेहत पर भी काम कर लेंगे। लेकिन जब हमें कामयाबी नसीब होती है, वो कामयाबी जिसके लिए हमने अनथक मेहनत की होती है, जब वो फाइनली हमें मिल जाती है तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं और हमें बड़ा अफसोस होता है ये जानकर कि इस सब प्रोसेस में, इस तमाम सफ़र में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हुई वो हमारा अपना आप और हमारी सेहत थी। सेहत एक दिन अच्छा खा लेने का या वर्जिश कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और यकीन जानिए, जब एक दफ़ा आपकी सेहत ख़राब हो जाती है तो उसे बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इसी नोट पर आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जिनको उनकी खदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, FIC को भी कमान कर चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम वेलकम टू सलाम। द प्रोग्राम। थैंक यू जी, कैसे हैं थैंक यू। आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नया ठीक-ठाक। साल आपको मुबारक हो। जी, आपको भी और मुबारक हो जी, नया साल। थैंक जी। यू सो मच सर। जब भी नया साल शुरू होता है तो जिस तरह मैंने कहा कि हम सब की कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं, हम हर चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक चीज़ जिस पर हम फोकस नहीं करते वो हमारी सेहत है। तो अपनी ही सेहत के साथ ऐसा रवैया हमारा क्यों है? आई थिंक वो आपने बड़ा अच्छा ये जो इसकी इंट्रोडक्शन था प्रोग्राम का, बड़े अच्छे तरीके से शुरू किया कि सेहत है तो हर चीज़ है। सेहत है तो आप काम कर रहे हैं, सेहत है तो आपकी आगे प्रोग्रेस है, आप आगे प्रमोट हो रहे हैं, सेहत है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। सेहत नहीं है तो फिर आप रुक गए हैं और लेट गए हैं। और अगर अपनी सेहत पे तवज्जो दें तो फिर आप फिट भी रहते हैं और अपने सारे काम और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं वो अचीव करते चले जाते हैं। जहाँ तक सेहत का तल्लक है, हर इंसान को अपनी सेहत के बारे में खुद गर्ज होना चाहिए, सेल्फिश होना चाहिए। दिन में से 24 घंटे जो आप बाकी काम करते थे, 1 घंटा सिर्फ अपनी सेहत को दे दें, जिसमें आपकी एक्सरसाइज शामिल है, उसमें वॉक शामिल है, रेस्ट शामिल है। और जहाँ भी आपको किसी किस्म की कोई सेहत का ऐसा मसला है, उसको शुरू में ही ट्रीट करवा के उसको ठीक कर दें, इससे पहले कि आप बिस्तर के साथ लग जाएं और फिर आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़े। अभी जैसे फ्लू है तो फ्लू का फ़ौरन इलाज करें ताकि इस नौबत ना आए कि चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, फिर दाखिल होना पड़े, फिर आपको इंजेक्शंस लगें। उससे पहले ही आप मेडिसिन लेनी शुरू कर दें, रेस्ट करना शुरू कर दें, ठंड से बचें, मास्क वगैरह लगा लें, तो उसमें से काफ़ी हद तक आप परेशानी से बच सकते हैं। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं कि अगर अपनी खुराक पे आप ध्यान देंगे, एक सेहतमंद खुराक होगी, वज़न को कंट्रोल करके रखेंगे, वज़न पे रोज़ाना आपकी नज़र होनी चाहिए। आपको कपड़े टाइट होना शुरू हो जाएं तो आप अपने वज़न को कंट्रोल करना शुरू कर दें। इसका मतलब यह है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं और वर्जिश कम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप खाने में सादगी इख्तियार करें, जिसमें नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, कम से कम 1 घंटा आप अपनी एक्सरसाइज को वॉक के लिए दे दें। और अगर हफ्ते में 7 दिन नहीं देते तो एटलीस्ट 5 दिन ही आप दे दें, ठीक है। वो आपके लिए बहुत देर। फिर अपनी नींद को पूरा करें, 6 से 8 घंटे जो नींद है वो पूरी करें। और अपना जो खाना है, वो कहता है ना कि बंदा मेहनत करता है, भागता दौड़ता है, कमाता है खाने के लिए, जी। तो वो खाना प्रॉपर तरीके से खाएं। यानी आप सुबह नाश्ता आराम से करें, दोपहर का लंच लाइट लंच होना चाहिए, जिसे हम वर्किंग लंच कहते हैं जब आप काम कर रहे हैं। और जो है डिनर है वो आप बेशक उस हिसाब से, और डिनर जो है बड़ा अर्ली डिनर हो जाना चाहिए। लेट डिनर लोग करके फिर सो जाते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं।
तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ जो बेसिक्स चीज़ें आई थिंक जो हम इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा ना कोई ज़ोर लगता है ना कोई खर्चा होता है, और ये बगैर खर्चे के ये जब एहतियात करते हैं तो आप सेहतमंद भी रहते हैं, और कहीं कोई मसला हो और शुरू से ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा दें तो उस बीमारी को बढ़ने से आप रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बातें की कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और हम इवन डॉक्टर्स भी जब सोचते हैं कि हम मरीज़ को ये बार बार बता रहे हैं, तो नाज़रीन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हम खुद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये इंसानी नेचर है, इस पर आपने काम करना है। और जब आप जो है इस पर काम करना शुरू करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये इस कदर मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इट्स डूएबल। अच्छा सर, सर्दियों की हम बात करते हैं थोड़ा सा। आजकल सर्दी काफ़ी बढ़ गई है और स्मॉग भी है, काफ़ी सांस की बीमारियां हैं। तो सांस की बीमारियां एक नॉर्मल इंसान को तो असर करती हैं उस पर, तो क्या दिल के मरीज़ भी इससे असरअंदाज होते हैं? जी जी बिल्कुल, ये मौसम मौसम की दोनों एक्सट्रीम्स, यानी चाहे ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो, ये दिल के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा। और आपने उसी हिसाब से एहतियात करनी होती है। अभी जैसे आपने कहा कि आजकल धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध है, और सड़कें जो है सारी बंद हैं, और शाम के वक्त धुंध शुरू होती है, रात पूरी रहती है, सुबह सवेरे रहती है। और स्मॉग जो उसमें से दोनों धुंध और प्लस जो पोल्यूशन और धुआं है, वो गंध जो है उसमें आप जो सांस लेते हैं तो वो ना सिर्फ सांस की बीमारियां करती है या फेफड़ों की बीमारियां करती है, बल्कि वो दिल के हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं इसमें। पोल्यूशन ये एक वजह है, पोल्यूशन जो दिल के अटैक की वजह बनती है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब भी जाएं, आजकल के मौसम में जब स्मॉग वगैरह हो जाए तो हमेशा मास्क पहन के रखा करें, और सर्दी है तो सर्दी का प्रॉपर बंदोबस्त करें, और उसमें से आपने प्रॉपर कपड़े पहने हो, गर्म बुनियान हो, गर्म पजामा हो, उसके ऊपर बेशक शलवार कमीज़ या आप पैंट पहने, मफलर आप पहन के रखें, टोपी पहन के रखें, मोज़े आपके गर्म होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, और कहीं से भी आपको ठंड ना लगे। ये जब आपने कपड़े पहने हुए हैं और सर्दी का बंदोबस्त किया हुआ, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको सर्दी लगेगी या आप बीमार होंगे। बिल्कुल, आपको चाहिए कि अपने आप को प्रॉपर तरीके से कवर रखें। अच्छा सर, हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, तो सर्दियों में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल भी करते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल से छुट्टियां होती हैं। हम सर्दियों की बात कर रहे थे कि आजकल लोग ट्रैवल करते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो भी अपने नाना के घर, दादा के घर बच्चे चाहते हैं कि वो जाएँ। तो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिस तरह के मोटरवे पर या जीटी रूट पर, तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि इंसान के पास ज़रूरी होनी चाहिए? उसमें से देखें, हम जब भी सफ़र करते हैं तो आम जो बीमारियां हैं, जिसमें बुखार हो गया, दर्द हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, पेट ख़राब हो गया, क्या हो गई, ये इस तरह की बीमारियां जिनकी दवाइयां तो आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूर साथ लेके जानी चाहिए। जो दिल के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें यकीनी बनाया जाए कि जी कि वो जो दवाइयाँ उनकी डोज़ बनती है, जितने दिनों के लिए वो जा रहे हैं, उससे 4-5 दिन फालतू की दवाइयाँ वो साथ लेके जाएं। हो सकता है कि दवाइयाँ उनसे मिसप्लेस हो जाए, 2 जगह पे दवाइयाँ रखें ताकि एक जगह से मिसप्लेस हो जाए तो दूसरी आपके पास पड़ी हो, क्योंकि दवाई आपकी एक भी खुराक मिस नहीं होनी चाहिए। आपकी बीमारी बिगड़ती है जब आपसे 1 या 2 खुराक मिस होती है, और उसमें हार्ट अटैक होने का डर है, ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर उठने का डर है, शुगर बहुत ख़राब होने का डर है। शुगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जिसमें से कई दफ़ा कोमा में भी मरीज़ जा सकता है। तो आपका वो सफ़र जो ट्रिप है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह जो दिल के मरीज़ हैं उनको इमरजेंसी वाली सारी मेडिसिन, बाकी मेडिसिन सारी साथ होनी चाहिए। और जब आप प्लान कर रहे हैं, ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, तो ये प्लान ज़रूर करें कि अगर कहीं वहाँ पे जाके आपको दिल की तकलीफ़ हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो क्या वहाँ पे कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर हॉस्पिटल है तो उसको पॉइंट देखें कि कितनी दूर है जहाँ पे आप ठहरे हैं, क्या कितनी देर में आप पहुँच सकेंगे, और अगर मुमकिन हो तो जाके उस अस्पताल को देख के भी आ जाए कि ठीक खुदा है। न खास्ता अगर कोई तकलीफ़ हुई तो मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ और मुझे कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। ये चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो हर बंदा प्लान करे, और हर सफ़र जो प्लान करे, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह मैंने जैसे अभी कहा हुआ कि दिल के अगर मरीज़ हैं और आप सफ़र कर रहे हैं, जीटी रोड पे सफ़र कर रहे हैं, आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, कहीं पहाड़ों में नॉर्दर्न एरियाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास एंजियोस्टिन ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली ज़रूर होनी चाहिए। डिस्प्रिन की गोली जो है, जो चबा के खाने वाली है, जो अटैक इमरजेंसी किट हमने बताई है हार्ट के पेशेंट्स को, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और अगर वो पैच, जो आजकल पैच पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, वो होता है कि सीने पे आप लगा देते हैं, उसमें दवाई होती है, और दवाई जिल्द से जज़ब होकर दिल की नालियों को खोलती है, और आपको जो सीने का दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। तो ये इमरजेंसी किट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके पास ज़ुबान की चेयर रखने के लिए कैपेटिन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, और जो
शुगर वाले मरीज अपनी दवाइयाँ पूरी होनी चाहिए, और जो इंसुलिन है उस इंसुलिन को कैसे आपने वहाँ पे रखना लेके है, जाना है हाँ साथ। लेके जाना है, उसका कंटेनर होना चाहिए ठंडे वाला, वहाँ जाके फ्रिज में रखना है, ताकि अगर आपने इस प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर ना किया इंसुलिन को, तो वो जो इंसुलिन की वाइल है उसका असर ज़ायल हो जाएगा और वो इनफेक्टिव हो जाएगी, आप लगाएंगे और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। सही। तो इसलिए जहाँ पे इस तरह का शक हो जाना चाहिए तो आपको चाहिए कि वो वाइल जो है वो ज़ाया कर दें और एक नई वाइल लेके वहाँ से उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। सर आपने ये तमाम जो बातें की तो इससे मुझे याद आया कि जब भी बचपन में हम ट्रैवल करते थे तो मेरे वालिद साहब हमेशा से दवाइयों का एक डब्बा साथ ज़रूर रखते थे, और दवाइयाँ अगर आपके काम नहीं आएंगी तो आप किसी और की मदद भी कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि कौन सी दवाई जो है वो आप सेफली दे सकते हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछे जी। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। सर मैं जिक्र कर रही थी कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना जी। चाहिए, एक डब्बा हो जिसमें ये सारी दवाइयाँ आपने रखी हुई, बुखार वाली दवाइयाँ होगी, पैनाडॉल होगी, जो एंटीबायोटिक आपको सूट करता है वो बीच में एंटीबायोटिक रखें, पेट की दर्द वाली गोली रखें, कैब वाली दवाई रखें, पेचस वाली दवाई रखें, ठीक है। और नींद वाली दवाई रखें, जहाँ पे कुछ लोगों को नींद नहीं आती भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सारी की सारी दवाइयाँ आपकी इमरजेंसी किट में। फिर कहीं ज़ख्म आ जाता है उसके लिए पट्टी होनी चाहिए, उसके लिए सिकाडिन पाउडर है, या दूसरी जो ऑइंटमेंट है वो पॉलीफैक्स वगैरह ये पास होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको परेशानी से बचाती हैं। आपके पास वो चीज़ें मौजूद हों, कहीं भी होगा तो आपको कई दफ़ा अस्पताल नहीं जाना पड़ता, खुद ही आप उसका उधर ही इलाज और कर ये लेते जो हैं। अच्छी आदत है ये आपसे आपके बच्चे भी लर्न करते हैं। जिस तरह कि आप, जब मैं भी ट्रैवल करती हूँ तो मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ दवाइयाँ ज़रूर होती हैं। जिस तरह कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं, चूँकि आपका जो जगह है वो चेंज हो जाती है, फिर आपका खाना पीना मुख्तलिफ हो जाता है, तो उससे कोई ना कोई मसला जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा सर, आजकल सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोग होते हैं, जब मरी में स्नोफॉल होती है तो मरी वो ज़रूर जाना चाहते हैं, और स्पेशली जो कराची साइड के लोग हैं उनके लिए तो ये एक एक्टिविटी होती है बहुत बेहतरीन किस्म की। तो ऐसे में क्या अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको दिल का मसला है तो उसको साथ लेकर जाना चाहिए या घर पे छोड़ कर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ना नहीं, इस मौसम में मैं तो एडवाइस करूंगा कि नहीं लेके जाना चाहिए। एक तो आपको पता है कि पिछली दफ़ा मिसहैप जब हुआ जी। था, रोड के ऊपर ट्रैफिक सारी रुक गई थी, बहुत सारे लोगों की जो है वो गाड़ियों में डेथ हो गई थी, खाने की चीज़ें नहीं होती। दूसरा ये है कि आपके गाड़ी में जब आप सफ़र करें जहाँ पे आपको डर होगा ट्रैफिक जैम हो जाएगी और रश होगा, आपके पास पानी का बंदोबस्त हो, स्नैक्स कुछ छोटे मोटे खाने पीने की चीज़ें हों, चने के दाने, मकई के दाने, बिस्किट वगैरह ये साथ पड़े होने चाहिए, चिप्स वगैरह बच्चों के लिए ज़रूर पड़े होने चाहिए, ताकि कहीं अगर रुक भी जाएं, देर भी हो जाए, खाने का टाइम भी हो जाए और आपको खाना ना मिल रहा हो, तो एटलीस्ट कोई ना कोई चीज़ पास होनी चाहिए। और स्पेशली शुगर वाले जो मरीज़ हैं, बड़ा ज़रूरी है कि उनकी शुगर लो ना हो, कोई ना कोई जो खाने का टाइम है उस टाइम पे उन्हें कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए मिल जानी चाहिए। फ्रूट का जो है वो आप गाड़ी में रखें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे उससे बचाए रखती हैं। बुज़ुर्गों को मरी में मत लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डर होता है इन्फेक्शन का, ठंड का। और आपको पता है कि मरी में जो हीटिंग का सिस्टम है वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नहीं है, वो ज़्यादातर या तो हीटर लगे हों या गैस की हीटर है, बिजली के हीटर हैं। गैस की हीटर और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जब गैस की हीटर होते हैं तो हार्ट वाले मरीज़ हैं तो उनमें से ऑक्सीजन कम हो जाती है कमरे में, और उनको सांस की मसला होता है। और कई दफ़ा आपको पता है हादसात होते हैं, जो गैस बिल्कुल। वाला जो इशू होता है कि ऑन रह गई और हीटर जल नहीं रहा, तो उस गैस की वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने जेहन में रख के, जवान बंदों के लिए तो ठीक है, वो तो कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं या बीमार लोग हैं उनको एक्सट्रीम जो मौसम है उसमें सफ़र मत करवाएं। ठीक है, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस बिलाल बोल रही हूँ जी। रावलपिंडी से। जी तो मुझे सर, ये क्वेश्चन करना है डॉक्टर साहब से कि सवाल जैसे पूछिए। अगर हार्ट के पेशेंट नहीं भी हैं, लेकिन अगर उनको सर्दियों में सीने में दबाव रहता है, सोते हुए भी अक्सर औकात ऐसा फील होता है, कि सीने में दबाव है और एक करवट पे भी कभी दूसरी करवट पे, तो उन्हें क्या सर्दियों में हमें एहतियात क्या करनी चाहिए ठीक इस है। मामले में? तो क्योंकि मुझे हार्ट की पेशेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बीपी का इशू है ठीक है। और बाद साथ बढ़ भी जाता है। लेकिन ये कि जब मैं रात के वक्त अक्सर होता है कि सर्दियों में स्पेशली जब कभी सोते हैं तो किसी एक करवट पे या दूसरी करवट पे सीने पे बोझ फील होता है। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? जी मैं 60 ईयर की हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ सांस लेने में मसला तो नहीं हो रहा आपको? जी जी जी, मुझे सांस में मसला तो होता है, ठीक है, लेकिन चेस्ट एक्सरे वगैरह हुआ है? कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके?
जी जी जी, अस्थमा वगैरह, मैंने अस्थमा करवाए का हैं अभी मसला तो रिसेंटली। ठीक है, तो कोई अस्थमा वगैरह तो नहीं है खानदान नहीं में किसी मुझे, को या आपको? नहीं मेरे मेरे हस्बैंड को है। ठीक उनके है, लिए मैंने यही पूछना था कि उन्हें जैसे आजकल क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए सर्दियों में। ठीक जी। है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी जी, एक तो आई थिंक कई दफ़ा अगर आपको रात को सीने में प्रेशर आता है, दो वजह हो सकती है। एक, अगर आपको सांस का मसला है, अस्थमा का मसला है, या आपको ठंड से एलर्जी है। जी। ठंड से एलर्जी ये होती है कि जब आप ठंडी हवा होती है जिसमें आप सांस लेते हो तो आपकी नाली जो है वो सिकुड़ जाती है, सांस की नाली सिकुड़ जाती है, उसमें दमे की तरह का एहसास होता है। ठीक तो है। उसमें से बेहतर ये होता है कि अगर स्टीम वगैरह हो कमरे में तो वो ज़्यादा बेहतर है, हवा खुश्क नहीं होती। और दूसरा ये है कि आप कोई भी है गर्म मशरूब, चाहे पानी को भी नीम गर्म करके पिएं, आपकी थर्मस में पड़ा हो, रात को जो है उस हिसाब से आप पी लें, कहवा चाय वगैरह ये पिएं और अपने आप को ठंड से बचा के रखें। जहाँ पे सीने का जो दूसरा ख़तरनाक बोझ है वो है दिल वाला बोझ। और वो दिल वाला बोझ, जो दिल की जो बीमारी है, सीने में दर्द है, वो ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। ठंड में अगेन जिस तरह सांस की नालियाँ सिकुड़ती हैं, इस तरह दिल की नालियाँ सिकुड़ती हैं और आपको एंजाइना होता है और सीने में दर्द होता है। वो आपने देखना है कि अगर वो चीज़ है तो फिर आपने उस वक्त ज़ुबान के नीचे एंजिसिड गोली जो है ज़रूर रखनी है। और अपनी जो गोलियां हैं, जो अगर आपको दिल की तकलीफ़ है और आपको ये बोझ होता है और वो गोलियां आप पहले से खा रहे हैं, तो डॉक्टर के मशवरे के साथ उन गोलियों की जो स्ट्रेंथ है वो आपने बढ़ानी है। अगर अगर कुछ मिलीग्राम किया तो उसका मिलीग्राम बढ़ाना होता है जी, कि ये गोली इसको ज़्यादा कर दे, और जब ठंड कम होगी तो वापस अपनी जो ओरिजिनल डोज है उस पर आ जाएंगे। लेकिन हम ये हमेशा डॉक्टर के मशवरे से करें। और सर्दियों में एग्जर्शन को ज़रा कम, अगर आपको सर्दी से सीने में बोझ या घुटन महसूस होती है तो वो अगर आप जोर लगाएंगे सर्दी में तो ये तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। तो ठीक है। उसमें एग्जर्शन जो है वो भी कम तो होनी ये चाहिए। है कि एक तो ये टेस्ट करवा लें अपने बेस लाइन और मेक श्योर कर लें कि सब कुछ इनका ठीक है। और सर एको वगैरह की भी ज़रूरत है? इसका जवाब मैं आपसे देखिए, लूँगी जैसे लेकिन। इनकी एज है 50 की जी। एज पे तो सारे टेस्ट होने चाहिए। ठीक उसमें है। ब्लड के टेस्ट जिसमें ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, शुगर है, लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, किडनी के यूरिया क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये चीज़ें उन्होंने करवानी है। ईसीजी अपनी करवानी है, छाती का एक्सरे करवाना है, और साथ ही साथ ईटीटी एक्सरसाइज टेस्ट और एको वो जो है ज़रूर करवा वो लें। आपने ज़रूर करवाने। बेस ठीक है। इस उम्र में ये टेस्ट ज़रूर होने चाहिए, और अगर वो क्लियर हो जाएं तो आपको एक ज़रा तसल्ली हो जाती है कि चीज़ें जो है वो ठीक है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी, मेरा नाम अली है, मैं सियालकोट से बात कर रहा जी अली, हूँ। सवाल पूछिएगा। एक तो मैं आपके शो को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत तो शुक्रिया। अच्छा लगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि सियालकोट शहर में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है। उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं इसको लाहौर ले जाए, क्योंकि डॉक्टर की बस की बात नहीं रहती। पहली बात ये है कि ऑनलाइन सेशंस होने चाहिए, ये सीनियर मोस्ट डॉक्टर जिस तरह ये बैठे हुए हैं जी। ये लगाएं चक्कर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर हो, ताकि अप टू डेट हो डॉक्टर। ठीक है। यहाँ पर सियालकोट में एयरपोर्ट बना लिया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई चीज नहीं बनाई। जी। अस्पताल कोई नहीं है, और एस्थमा के हवाले से भी कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। तो काइंडली इसमें डॉक्टर साहब की कोई रहनुमाई मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए कि कोई ऑनलाइन सेशन इनकी कॉन्फ्रेंस हो, ताकि ये अपडेट हो। ये डॉक्टर वही पुरानी दवाइयां लेके बैठे हुए जिनमें कोई चीज अपडेट नहीं हो रही। जी अली, आपका वैलिड पॉइंट है, इस पर मजीद हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया और हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई। जी सर, जी जी, सियालकोट का आई थिंक जिक्र। उनका पहले भी एक हाँ दफ़ा जी। ये सवाल आया था। आई थिंक अली साहब, हम कोशिश करते हैं, अगर हम आप अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी है, उसके थ्रू हम एक कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन सेशन जो है वो सियालकोट वाले हमारे जो कोलीग्स डॉक्टर्स हजरात हैं उनके साथ हो जाएं। और ये मैं आपका जो पैगाम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन कार्डियक सोसाइटी को, मैं उसका भी प्रेसिडेंट रहा हूँ और पाकिस्तान इंटरनेशनल कार्डियक सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, उन दोनों के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश हम पूरी करें। और हम ये करें कि हम अपने कोलीग्स के साथ अपना नॉलेज शेयर करें और उनसे जो उनका नॉलेज है उसको हमारे साथ वो शेयर करें, ताकि हमारे मरीज़ों का फ़ायदा हो। मकसद इस सारी एक्टिविटी का ये होता है कि हमारे मरीज़ जो है उससे बेनिफिट करें। जी, और इन्होंने पहले भी कॉल किया था और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, जिस तरह के कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजी अभी हम इसका ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आई थिंक ये इनकी सजेशन बहुत अच्छी है कि दूर दराज इलाकों में जहाँ पे एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है, दो अभी तो हर जगह पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पे उनको अपडेट करने के लिए, और ज़्यादातर हमारे कोलीग्स अपडेटेड रहते हैं। हमारे फोरम्स ऐसे कुछ चल रहे होते हैं, हमारे प्रोग्राम सेमिनार्स ऐसे चल रहे होते हैं,
ऑन गोइंग ये सेशंस होते हैं जिसमें से लेटेस्ट जो कुछ डेवलपमेंट होती है, लेटेस्ट ट्रायल्स आए होती हैं, लेटेस्ट मेडिसिन आए होती हैं, लेटेस्ट स्टैंड्स और बाकी प्रोसीजर्स आए होते हैं, वो सारे शेयर करते हैं ताकि उन्हें पता हो कि अगर उनके पास कोई इस तरह का मरीज़ आ जाए जो उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी इधर अवेलेबल है, बड़े शहरों में अवेलेबल है, तो वहाँ पे मरीज़ों को पहुँचा दें, उन्हें कहिए कि ये इलाज अवेलेबल है। लेकिन ये हम जो इनकी जो है वो सिलसिला स्पेशली सियालकोट के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो। बिल्कुल। और मैंने अभी कुछ दिन पहले सर एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें कोशिश ये की जा रही थी कि पाकिस्तान में तमाम हॉस्पिटल्स का जो डाटा है उसको भी एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए। इससे ये बड़ी आसानी रहेगी कि अगर एक मरीज़ एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करके जाता है तो उसके रिकॉर्ड्स जो हैं उसको साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है। देखिए ना जी, मैं अगर मेरे बस में होना तो मैं चाहूँगा कि जितने हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में उसमें तहसील हेडक्वार्टर्स है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, उनको तगड़ा किया जाए, इतना तगड़ा किया जाए और वहाँ पे इतने अच्छे स्पेशलिस्ट हों और इतनी मेडिसिन और इतने टेस्ट करने वाली जो है वो फैसिलिटीज़ हों कि लोगों को पेरिफेरी से सेंटर में ना आने की ज़रूरत पड़े। बहुत कम हो गए किसी पेशेंट को रेफ़र के जिसके वहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, और ये मुमकिन है, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। वहाँ पे लोगों को ट्रेन करें, उन्हें इमरजेंसी ट्रीट करनी आती है, उन्हें ट्रॉमा ट्रीट करना आता हो, कार्डियक एमरजेंसीज हो या लंग्स की एमरजेंसीज हो, पल्मरी एमरजेंसीज हो, पेट की एमरजेंसीज हो, न्यूरो वाली चीज़ें हों, वो सारी की सारी एमरजेंसीज वहाँ पे मौजूद हों और वहीं पे उन्हें ट्रीट किया जाए, बहुत कम होकर किसी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, बहुत आसानी हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। और जैसे इनका सियालकोट से था तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर वहाँ पे अवेलेबल हो तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी कम होती है। जी मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, लाहौर जाना पड़ेगा या इस्लामाबाद पिंडी आना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, नहीं, ये ट्रीटमेंट उधर अवेलेबल हो और बहुत कम हो कि जो मरीज़ को बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल की, बड़े अस्पताल की ज़रूरत हो, वहाँ पे उसे भेजा। यहाँ पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मदीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, सवाल पूछिएगा। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से। मेरा माइटल वाल्व रिप्लेस हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है आपका? माइटल वेल। मेरा MDR हुआ हुआ है। ठीक है। ये पूछना ये है कि मैं किस हद तक वजन उठा सकती हूँ, क्योंकि किचन में भी अक्सर ऐसे काम होते हैं जिनमें मैं वजन उठाना पड़ जाता है, जैसे पानी वगैरह। तो वर्जिश करते हुए हम डंबल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम भी हमें कितना वजन उठा सकते हैं? ठीक है। आपकी एज क्या है? 48। ठीक है। वारफिन खा रही है? एक्सरसाइज करते हुए हमारा हार्ट बीट जो है वो किस लेवल तक जाए तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए, हमें किस टाइम पता चल सकता है? क्योंकि बार बार हम उसको चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसी फीलिंग्स आए कि हम उसको स्टॉप कर दें। ठीक है। वारफरिन ले रही हैं आप? जी, वारफरिन ले रही हूँ और ठीक मेरा है। 3 है इस टाइम PTINR। ठीक है। INR ठीक है आपका? जी 3 है मेरा। ठीक है, 3 है। ठीक है। और सर मेरा किलोइड बन गया है इंसिजन पर, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा वो बर्निंग पेन होता है जो कि 6-7 मंथ्स हो गए हैं और कब इसका सर्जरी मुझे कब समझ हुई? नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक है। आपका ऑपरेशन कब हुआ था? 1 साल पहले। ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। आई बहुत थिंक अच्छा इस तरह के सवाल है। सवाल जो है मरीज़ जिनकी सर्जरी हुई या ऑपरेशन हुआ, नया वाल्व डला हुआ, वो वारफरिन पे हों, और इनका ये सवाल है कि मैं कितना वज़न उठा सकती हूँ, घर के काम काज कितने कर सकती हूँ। देखें, मेरा अगर ऑपरेशन हुआ तो मैं कोशिश ये करूँगा सबसे पहले अपना स्टेमिना बनाऊँ, मैं वॉक करूँ, वॉक करके अपनी टांगों को मजबूत करूँ, अपने लंग्स को मजबूत करूँ, अपने दिल को मजबूत करूँ और अपना एक स्टेमिना बनाऊँ, और उसमें स्टेमिने में मैं ये सारे काम करते हूँ। जो वज़न का इनका सिलसिला है, वज़न जो है वो कोशिश ये करें कि 10 kg से ऊपर का वज़न ना उठाए। बहुत ज़्यादा कोई वज़न है तो किसी को कहें कि इनकी मदद कर ले ताकि 2 बंदे उठा लें। जैसे ये पानी की बाल्टी है, वो बाल्टी में बहुत ज़्यादा वज़न होता है। पानी की जो बॉटल होती है वो भी बड़ी हैवी होती है। वो हैवी होती है, तो उसमें से वो वाला को उठाने की कोशिश ना करें, किसी और को घर में कहें कि वो हेल्प कर दें। बाकी जो नॉर्मल घर के काम काज के आपके किचन के हैं, सफाई की चीज़ें हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, या कोई सौदा सलफ वाला जो बैग है या थैला आपने उठाना, वो आप उठा सकती हैं, वो कोई इशू, नॉर्मल काम काज आप सारे कर सकती हैं। और आपने जो अपना INR बताया, आइडियल INR है 3 है आपका, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और दिल की धड़कन का आपने पूछा कि कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपकी दिल की धड़कन 50 से लेके 90-100 तक है तो बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि जो आप एक्टिविटी करेंगी आपकी नब्ज़ थोड़ी सी बढ़ेगी, जो ही आप रेस्ट करेगी सेटल हो जाएगी। और अगर आपको काम करते हुए आपका 90 तक भी हार्ट रेट चला जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी, यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछें। तो सर मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा बीपी हाई होता है। अच्छा, कितना होता है आपका बीपी? 160 70। नीचे वाला ठीक है। गोली खा टैबलेट इस्तेमाल करता हूँ तो लो होता है। नीचे वाला कितना होता है आपका? नीचे वाला 60 50 तक आता है गोली खाने से। ठीक है। वैसे लो नहीं होता है। पहले कौन सी गोली कोलेस्ट्रॉल था। खाते हैं? ठीक है। पहले कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल अभी सही हो गया। ठीक है, कौन सी गोली ले रहे हैं और बाकायदगी से ले रहे हैं? बाकायदगी से। वो अभी तो दर्द से नहीं खा रहा हूँ तो लो होता है। ठीक है। एक्सीवाल गोली 80 mg। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सीने में दर्द होता है, बस दिल को बीपी ज्यादा चलने से होता है। सीने में दर्द? ठीक है, ये चलने पर होता है, काम करने पर होता है, या बैठे बैठे भी आता है? नहीं, बैठे बैठे जिगर के ऊपर भी क्या चर्बी है। ठीक है, उम्र क्या बताई आपने? उम्र 47 साल। ठीक सिगरेट है, तो और नहीं पीते? टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके कोई दिल के? टेस्ट करवाया, सारे साफ है। यही अभी कोलेस्ट्रॉल का भी साफ आ रहा है। ठीक है। और इसका जिगर के ऊपर चर्बी है। ठीक है। और स्मोकर तो वहाँ पे घंटों का हिसाब करता हूँ। ठीक है, और स्मोकिंग तो नहीं करते? स्मोकिंग पहले करता था, 5 साल पहले छोड़ अब दिया। छोड़ दी है। ठीक है, चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इन्होंने एज कितनी बताई? सर एज इन्होंने उर्दू में बताई है। जी 45 अच्छा, साल। नहीं इनमें आई थिंक इनका वो ब्लड प्रेशर की एक आई थिंक वो मेडिसिन लेते हैं जो कि 80 मिलीग्राम और इनका 160-70 होता है। तो उसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। और कई दफ़ा आप जब टेंशन में या स्ट्रेस में या परेशानी में ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आपका ऊपर वाला चला जाता है, नीचे वाला जो है वो ठीक रहता है, ऊपर वाला ऊपर चला जाता है। तो 160-70 को इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं ठीक है। अगर ये बार बार ज़्यादा रहे तो फिर ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को 140 से नीचे लाने की कोशिश होती है। और इसके साथ शायद एक और टैबलेट जो है वो लेनी पड़े। वो अपने डॉक्टर साहब से ये बात कर लें। ठीक है। नमक चिकनाई कम और इन्हें कम से कम अपनी वॉक जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और अगर चलने से सीने में दर्द होता है तो फिर इन्हें अपने ETT एक्सरसाइज टेस्ट और एको वगैरह अपने डॉक्टर साहब से करवाना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। को हो सकता है कि इस ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ वो दिल की दवाइयाँ बीच में शामिल करें और साथ एस्प्रिन वगैरह भी शामिल करें और इनको बताएं कि अगर सीने में दर्द हो तो ज़ुबान के नीचे जो एंजियोस्टिन है वो रखनी है। लेकिन इन्हें अपने टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए, क्योंकि ये जब सीने में दर्द होता है तो ये एक अलामत है दिल की बीमारी की। और हो सकता है कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ ये दिल की भी तकलीफ़ हो, उसके टेस्ट करवा के एक दफ़ा वो शक निकाल लेना चाहिए। ठीक है सर, एक ऑनलाइन सवाल आया था कि पेशेंट जो हैं वो इजी डे पर थीं और उसके इस्तेमाल से उनको ड्राई कॉफ हो रही थी, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? दवाई छोड़ देनी चाहिए, बदल लेनी चाहिए, क्या करना जी चाहिए? जी बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं लेस देन 5% होते हैं जिनको इस दवाई के साथ खांसी होती है, तो फिर दवाई बदल लेनी चाहिए। वो अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करके, अब है। देखें कोई उसमें से बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो हैं कैल्शियम एंटेगनिस्ट हैं, वो दे सकते हैं, कोई डाययूरेटिक है वो दे सकते हैं, तो वो बदल लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो ड्राई कफ करती रहती है, वो तंग करती रहती है। बिल्कुल, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद असद चिश्ती बात कर रहा हूँ डेरा खमीर फार्म से। जी सवाल पूछेगा। जी मैंने कहा मेरी वालदा ने स्टेंट डाला हुआ है, तो उसके शाम होती है उसके पाँव के नीचे से तो टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। मेडिसिन खाने की वजह है या कोई और वजह है? अच्छा ठीक उम्र है, कितनी? उम्र क्या है उनकी? उम्र उसकी है 84। 84। अच्छा, टेस्ट हुए हैं उनके बेसलाइन, कोई खून के टेस्ट जो होते हैं वो हुए हैं उनके? कमज़ोरी वगैरह तो नहीं महसूस करती? जी उस कमजोरी है, थोड़ी बहुत है। ठीक है, लेकिन ये टांगे जो हैं ये शाम में ही आप कह रहे हैं कि इनमें मसला होता है? दवाई कौन सी लें? शाम के बाद मसला हो जाता है, टेस्ट भी सही आ रहे हैं। ठीक है, दवाई कौन सी इस्तेमाल करें? शाम के बाद रात तक सुबह तक ये कांपने शुरू हो जाती हैं वक्फे वक्फे से। अच्छा ठीक है, दवाई कौन सी इस्तेमाल करें? दवाई वो मेरे भाई ने दवाई डॉक्टर साहब से मशवरा करके उसको दे रहे हैं। अच्छा, ईद वाले ठीक है, जो- चलें ठीक। जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी जी, आई थिंक मरीज़ जो है उनकी उम्र 84 है और 84 जो है पूरा दिन गुजर जाता है तो फिर थकावट इतनी ज़्यादा होती है जिसमें टांगें कांपना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है। और उनकी टांगें वांगे दबा दिया करें, और आजकल सर्दी है, कपड़े जो है ऊपर कंबल नंबर आप डाल दिया करें।
और कोशिश ये करें कि इनको आप सर्दियों में नीम गर्म पानी पिलाएं, कावा पिलाएं, चाय पिलाएं शाम को ठीक है। जब ये टांगे कांपना शुरू होती है, या दूध का एक गिलास जो है वो आप बगैर मलाई को उन्हें दे दें तो ये ठीक हो। ये बेसिकली कमज़ोरी की वजह से कमज़ोरी है, खा रहे, बिल्कुल। ऐसा कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इनको ऐसी ग़िज़ा दें जो कि इनको तबाना कर सके, जिस तरह के थोड़ी बहुत यखनी वगैरह दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। इसी तरह जिस तरह कि सर ने बताया, थोड़ी सी मालिश आप उनको कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। और सॉक्स वगैरह जो है अगर वो पहनेंगी, सर्दियों में बहुत सारे लोगों को ये भी मसला हो जाता है सर। टांगे जो है ठंड, जी। देखिए हमारी जो है ना कपड़े, शलवार कमीज, शलवार जो है बड़ी पतली होती है और उसमें सर्दी लगती है। उसमें इन बुजुर्गों को चाहिए कि उनको नीचे पजामा एक गर्म पजामा एक पहनाए, तो ये टांगे कांपना भी बंद हो जाएंगी और ठंड भी लगी। हमारी ठंड जो है शुरू होती है टांगों से, जी। और अगर आपने गर्म कपड़े पहने हो फिर तो ठंड नहीं लगती, और जुराबें पहनी हो तो ठंड नहीं लगती। और आजकल बुजुर्गों को हमेशा जुराबें पहना के रखा करें। ठीक है सर, इसमें अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि बहुत मसला होता है, वज़ू वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें फिर सॉक्स वगैरह उतारनी पड़ती हैं, तो इसलिए जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं वो यूजुअली कहते हैं कि नहीं हमें ना पहनाओ। इस पर मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, वक़ार अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी वक़ार साहब, सवाल पूछिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आप दोनों डॉक्टर हजरात से है कि अभी जैसे सर्दियाँ आती हैं ना तो बहुत सारा ये इशू शुरू हो जाते हैं, हार्ट के मसले, मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ भी हमने देखी है आगे पीछे। जी। तो काइंडली जरा लोगों को गाइड कीजिएगा कि हमें कौन से वो बेसिक टेस्ट करवा के रखने चाहिए। जैसे जैसे मैं भी हार्ट का पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई बेसिक टेस्ट करवा के रखना चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि मेरी हार्ट की फंक्शनिंग ठीक है या कोई सडन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो सकती। तो काइंडली जो सवाल से गाइड कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी सर। जी जी, ये आई थिंक हम बहुत सारे प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये सवाल किया तो उसका हम जवाब देते हैं कि जी कि देखें बेस लाइन जो टेस्ट है वो हर एक को अपने ब्लड के टेस्ट सारे, जिसमें ब्लड कंप्लीट पिक्चर है जिसे CPM कहते हैं, ब्लड शुगर है वो टेस्ट करवानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट वाला जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए, यूरिक एसिड है, फिर किडनी के टेस्ट है, यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स वो करवा लेने चाहिए, छाती का एक्सरे, ECG करवानी चाहिए, और साल में एक दफ़ा ETT या एक्सरसाइज या वर्जिश वाला जो टेस्ट है वो ज़रूर करवाना चाहिए, और एक दफ़ा जो आप अपना अल्ट्रासाउंड हार्ट का जिसे हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं वो ज़रूर करवाना चाहिए। सर हमने हर चीज़ के लिए पैसे रखे होते हैं, शॉपिंग के लिए भी, बच्चों की फ़ीस देने के लिए भी, लेकिन हमने अपनी सेहत के हवाले से कोई पैसे साइड पे नहीं रखे होते। तो ये भी हमारा मशवरा है नाजरीन को कि वो साल का एक बजट रखें इन टेस्टों के लिए। यस जी बिल्कुल, और उसमें आप अपने ये सारे टेस्ट जो है वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है आपके अपने ऊपर, आपके अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है सर, हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक पेशेंट थी जो कि वारफरिन पर थी, और ये एक ऐसी दवाई है जो कि खून को पतला करती है। तो अगर आप वारफरिन ले रहे हैं तो फिर क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए? देखिए वारफरिन में से कुछ और दवाइयाँ होती हैं जिसमें जोड़ों के दर्द वाली दवाइयाँ होती हैं, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं, वो डॉक्टर साहब आपको पूरी जो वारफरिन है उसकी लिस्ट देते हैं दवाइयों का जिसका इंटरेक्शन होता है वारफरिन के साथ, और उसमें से कुछ दवाइयाँ होती हैं जो वारफरिन के एक्शन को बढ़ाती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उसके एक्शन को कम करती हैं। यानी कई दफ़ा खून ज़्यादा पतला होता है उन दवाइयों से, कुछ दवाइयों से खून गाढ़ा होता है और वारफरिन का असर ज़ायल होता है। वो जब लिस्ट होती है तो वो आपने अवॉइड करनी है। वो हमारे जब भी जो डॉक्टर साहब आपको वारफरिन एडवाइस करें उनसे उन दवाइयों की एक लिस्ट जरूर लेनी चाहिए। और फिर अगर जो आप ग्रीन लीफ वाली जो सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्जियाँ हैं उसमें कई दफ़ा होता है कि वारफरिन का असर जो है वो कम हो जाता है, और वो आपने अवॉइड करके कई दफ़ा वारफरिन की डोज बढ़ानी पड़ती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कई दफ़ा अगर आप वारफरिन के साथ एस्प्रिन ले रहे हैं या क्लोपिडोग्रिल ले रहे हैं या लोफ्लैट या प्लेविक्स ले रहे हैं तो वो भी उसी जो असर है बढ़ जाता है। इसी तरह और कुछ खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं तो वो डॉक्टर साहब के मशवरे के साथ, उसके बगैर आपने वारफरिन के साथ कोई दवाई आपने नहीं लेनी। बिल्कुल। और सर बाहर ममालिक में एक आपको वारफरिन कार्ड दिया जाता है जिस पर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो कार्ड आप अपने डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं किसी भी मसले के लिए अगर आप जा रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं इमरान शाह अटक से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिएगा। जो सवाल है, मेरा भतीजा है 9 माह का। ठीक है। उसका दिल बड़ा है थोड़ा सारा। ठीक है। तो ऐसा कराया, इसको भी कराया, पहले कह फिर वो आया कि दिल बड़ा है ना। ठीक है। तो वो चाहते हैं क्या ये मसला होगा, उन्होंने टीके लेकर दिए IVIG। ठीक है। उनके 7 लाख रुपए ना। अच्छा। तो गांव में तो इसलिए पूछते हैं कि ये
तो खतरनाक है या कि नहीं? क्या ठीक क्या? है, बच्चे को अलामात कुछ आ रही हैं? कोई सांस लेने में मसला, कोई उसका जो नीला है पड़ जाता है? नीला पड़ जाता है वो? पसीने आते थे, 3 माह का था, खांसी बहुत ज्यादा आती थी ना। उसका अल्ट्रासाउंड इको हुआ ठीक है, दिल के कोई टेस्ट हुए हैं, एको हुई है दिल की? जी इको की चाहिए तो कहते हैं कि हार्ट बड़ा है थोड़ा ना। ठीक है, कुछ बताया कितना रफ है? परसेंट ये काम कर रहा है? वो धड़कन बहुत है कि वो आप दवाई दे रहे हैं से लेकर आ रहे हैं ना। ठीक है, तो आपका सवाल ये है कि इलाज करवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कितना इलाज खतरनाक बहुत महंगा है। ठीक है भी जी, उन्होंने लेकर दिए, वो कहते हैं एक्सीडेंट इलाज कामयाब हो सकता है। ठीक ये है, डॉक्टर साहब से पूछा ये बड़ा होगा या कोई परेशानी तो नहीं बनेगी? ठीक है जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, जी। बच्चे देखिए के अगर हवाले से अगर अगर इनके कंसर्न पास से जी। वह इको की रिपोर्ट पड़ी होती और उसमें हमें पता चलता कि उनकी बीमारी क्या है, ये पैदाइशी बीमारी है, कंजेनिटल बीमारी है, वो क्या बीमारी है, फिर उसी हिसाब से आप उसका प्रोग्नोसिस बताते हैं कि आगे क्या बनेगा, क्या इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, या अगर इसके पट्टे कमज़ोर है, दिल बड़ा हुआ है और कोई और वजह नहीं है, तो क्या ये पट्टे जो है वो तगड़े हो सकते हैं या कम जो है उनका कोई इलाज है कि नहीं है। एक्चुअली जो बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हैं उनकी ज़्यादातर इलाज जो है वो ऑपरेशन के साथ होता है। अगर हार्ट फेलियर है, दवाइयाँ वक्ती तौर पे तो ठीक कर देंगी, लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इन्हें चाहिए कि इनका जो है भांजा ये जो बता रहे थे 9 महीने का है, कि एक तो बच्चों के स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। और ये अटक से बोल रहे थे तो हमारे पिंडी में 2 जगह पे है, एक RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बच्चों का एक शोबा है, और एक जो है बहुत पुराना जो शोबा है वो AFIC में आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ जो फ़ौज का अस्पताल दिल वाला उसमें है। इन दोनों जगह पे किसी जगह पे इनको दिखाएं और उसका एको वगैरह करवाएं, वहाँ से सही तशखीस होगी कि बीमारी क्या, और फिर इन्हें पता वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या प्रोग्नोसिस है, इसके आगे क्या चांसेस हैं ठीक होने के। ठीक है, और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है नाजरीन कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपनी रिपोर्ट्स और अपनी दवाइयों की लिस्ट सामने रखा करें, ताकि हमें आसानी से आप बता सकें कि कौन कौन सी दवाइयाँ आपने इस्तेमाल की हैं और कौन कौन से टेस्ट आपके हो चुके हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई है इनकी। जी सर, आप बता रहे थे कि बच्चों के हवाले से किस कदर ज़रूरी है कि एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया जाए, और जिस तरह के इन्होंने पूछा तो डेफ़िनेटली ये ख़ानदान के लिए काफ़ी मसले वाली बात होती है, लेकिन इलाज पॉसिबल है। थोड़ा सा हमने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ी सी बच्चे की ज़िंदगी अफेक्ट होती है। सर, इनका एक और सवाल ये भी था कि ये नाउम्मीद हो जाए बच्चे की ज़िंदगी के हवाले से, या देखिए जी, चांसेस हैं? किसी भी बीमारी में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से हमेशा सेहत की और शिफा की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी वक्त भी आपको शिफा दे सकता है। और मैं तो कभी किसी मरीज़ को ये नहीं कहता जी कि ये लाइलाज हो गया, क्योंकि यू नेवर नो कि अल्लाह ताला आपको ऐसी सेहत दे दे जो मेरी जो है सोच से भी बाहर हो और मुझे पता भी ना हो और साइंटिफिकली प्रूव ना करे, तो वो शिफा तो हो जाती है। नाउम्मीद किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का इलाज होता है, वो इलाज जारी रखना चाहिए और आखिरी सांस तक जारी रखना चाहिए। अब जहाँ तक मेरा इसी प्रोग्राम की वसातत से जो नए माँ बाप हैं जिनके नए छोटे बच्चे हैं, उन्हें चाहिए कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हर बच्चे का एक दफ़ा अपना चेस्ट एक्सरे और एकोकार्डियोग्राम जरूर करवा लिया करें, क्योंकि कई दफ़ा हमें बड़ा लेट पता चलता है बच्चों का, जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, भागना दौड़ना शुरू करते हैं, फिर पता चलता है जी कि इनके दिल में सुराख है, और ये अगर पहले इलाज हो जाता तो वो बेहतर था, उस वक्त इलाज मुमकिन था, अब इलाज मुमकिन नहीं है, अब ये बीमारी लाइलाज हो गई है। तो इससे बेहतर यह है कि जब वो छोटे होते हैं तो उसी वक्त इनका एको करवा लेना चाहिए, और एको करवाए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से। बच्चों का जो स्पेशलिस्ट है उसको पता होता है एको का, सही तरीके से वो एको करता है कि कुछ सुराख जो है किसी और से मिस हो जाते हैं, वो सारी की सारी जो है वो कनेक्शन हार्ट के चैम्बर सारे वो देखते हैं, और अगर कोई इस वक्त कोई बीमारी हो उस वक्त इलाज हो सकता है। जो लेट हो जाता है तो फिर बच्चों का इलाज फिर मसाइल बनते हैं। यहाँ पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साइमा मरियम बात कर रही हूँ कोटाडू से। जी साइमा, सवाल पूछें। जी, मुझे लगता है मेरा BP लो रहता है अक्सर, और मेरे हाथ पैर जो है ना सोते हुए सुन रहते हैं, जब सुबह उठती हूँ ना। ठीक है, हाथ पैर भी सुन होते हैं, मेरे बाजू में भी दर्द रहता है। और क्या होता है, मैंने अभी चेक नहीं करवाया, मुझे लगता है ऐसे कि दिल का थोड़ा इश्यू हो रहा है। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 40 साल है। ठीक है, ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर कभी चेक किया कि कितना रहता है?
ब्लड प्रेशर बहुत कम करवाती हूँ, लेकिन लो रहता है। कितना होता है? ये तो सही मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन आपको दिल डूबता हुआ महसूस होता है, ये लगता है कि दिल बैठ रहा है? हाँ जी, मुझे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। सही और है। वजन नहीं उठा सकती, वजन अगर एक रजाई भी उठा लूं तो दिल धड़कने लग जाता है। ठीक है, आप देखने में पेल तो नहीं लगती हैं, जैसे खून की कमी हो? सांस तो नहीं फूल जाता आपका? हाँ, सांस फूल जाता है और खड़े खड़े चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है, वजन कितना है आपका? और कोई वॉक वगैरह करती है? वॉक नहीं करती मैं, वजन मेरा है 64। ठीक है, और खाना जो है वो अच्छा खाती हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं? बहुत कम रखती हूँ, खाना सही नहीं खा रही लगता मुझे ऐसे। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है घर में? घर में हाँ जी, मेरी छोटी बेबी जो थी उसको भी हार्ट का मसला था, उसको। ठीक है। हाँ जी, उसकी वजह से थोड़ी परेशान रहे। बेबी अब कैसा है आपका? बेबी ठीक है, ऑपरेट करवाया था, उसको भी दिल का मसला था पैदाइशी तौर पे। ठीक है। में सुराख भी था और नालियाँ उल्टी लगी हुई थी। माशाल्लाह 7 साल की है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परेशान रहती हूँ। ठीक है, अब तो माशाल्लाह वो भी ठीक है, उसका वजन भी कम है, उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा। ठीक है, चलें, आपकी जो बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, इस हवाले से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। एक माँ है, परेशान है, हालांकि बेटी जो है इनकी अब बेहतर है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा। आई थिंक बेसिकली देखें, जब वो परेशानी होती है तो बंदे की अपनी सेहत में भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो परेशान रहता है। इनका मेन मसला तो मुझे कोई नहीं लगता, इनका ये है कि एक मसला है कि ये वर्जिश नहीं करती, चलती नहीं है, और जब कोशिश करते हैं तो उन्हें दर्दें या सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये जब एक दफ़ा वॉक करेंगी, बाजुओं की एक्सरसाइज होती है, वो बाजुओं की एक्सरसाइज करें, आधा घंटा रोज़ाना आप चलें, तो इनकी बहुत सारी ये जो समझती हैं कि कमज़ोरी है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्जिश ना करने की वजह से बहुत सारी जिस्म में दर्दें और ये सुन्न वाली फीलिंग आती हैं, और जो ही आप वर्जिश शुरू करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। बिल्कुल। और हमारी जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, बहुत सारी एनीमिक भी हैं, और ये जिस तरह के माँ थी अपने बच्चे की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो मैंने ये देखा है कि सबसे पहले जो माँ है वो अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। उसका ख्याल होता है कि मुझे सबके जो सेहत है घर वालों की उनका ख्याल रखना है, लेकिन अपनी सेहत वो कहीं ना कहीं बालाए ताक रख कर भूल जाती है। तो आप कोशिश करें कि अच्छा खाएं, यखनी पिए। मेरा मैसेज है ये तमाम ख़वातीन को कि आप गोश्त जो है उसे बॉईल करें, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें, जो चर्बी ऊपर जमा हो जाती है उसको हटा दीजिए और फिर वो यखनी पिए, वो बहुत अच्छी है। फ्रूट ज़रूर खाएं, मौसम का जो फ्रूट है। इसी तरह सर ये जो सुन वगैरह हो रहे हैं, कोई विटामिन B12 की आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, उससे भी बेहतरी आएगी, और परेशानी को किसी ना किसी तरीके से अपने से दूर रखना है। क्या कहते हैं सर आप? जी जी बिल्कुल, आपकी सबसे देखें, हमारे जितने विटामिन है ना, ताकत वाली जितनी चीज़ें हमारी खुराक में, अगर आपकी खुराक में हफ्ते में 3 दिन गोश्त शामिल है, सब्ज़ी दाल शामिल है, रोटी सूखी शामिल है, अंडा शामिल है, और यखनी जैसे आपने कहा, तो आप में सारी चीज़ें विटामिन्स पूरे हैं, आपकी चीज़ें ठीक है। और जो मौसमी फ्रूट मिलता है वो फ्रूट आप लें, उसी में विटामिन और मिनरल्स हैं सारी की सारी। कोशिश ये करें कि हर मौसमी फ्रूट को खाएं, उससे आप में ताकत आएगी। गोश्त का आप इस्तेमाल करें, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना हो, और जो आपकी खुराक है उसको ताज़ा रखेंगे, और वर्जिश साथ बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी बीमारी है, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम कम खाते हैं, कई दफ़ा अनीमिक होते हैं, कई दफ़ा पेट में कीड़े पड़े होते हैं, वो कीड़ों की दवाइयाँ आप ले लें, आपका पेट साफ़ हो जाए तो आपकी अनीमिया भी ठीक हो जाता है और आपका पेट भी ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों में ये वाला इशू होता है, और वो अगर आप एक दफ़ा अपने आप को डीवर्म कर लें तो वो काफ़ी बेहतर होता है। ज़्यादातर डिपेंड करता है आपकी खुराक पे और आपकी वर्जिश पे। ठीक है, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मकसूद बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से जी। सवाल पूछे। मेरी डॉक्टर साहब, मेरी 38 मेरी एज है जी। जी। मैं पहले तो बहुत अपना ठीक था, लेकिन तकरीबन को 2 साल से एक प्रॉब्लम आ रही। जब मैं ज्यादा काम मेरा फार्मिंग है जी, फार्मिंग में करता हूँ, और ये जिम्मेदारी में जो मसला पेश आता है वो ये है कि जब मैं काम करता हूँ मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, कितना काम, क्या काम करने से धड़कन तेज होती है? फार्मिंग करते हैं जी। नहीं। अच्छा, उसमें आप क्या करते हैं? फार्मिंग में क्या करते हैं? ये कस्सी वगैरह का काम करते हैं ना जी वो। जी जी। तो हाँ जी, तो कितनी तेज हो जाती है? कभी आपने काउंट किए
कभी उसकी? मैं शुरू से काम करता हूँ, मेरा 50 किले का जमींदार है, शौक है मुझे काम करने का। अभी मुझसे काम हो नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कोई टेस्ट वगैरह करवाएं? कुछ भी नहीं करवाया, ये अवॉइड करता हूँ, ये मेडिसिन से अवॉइड करता हूँ। मेडिसिन कभी नहीं खाई क्योंकि मेरी मदर खाती थी, मेरे फादर खाते थे। ठीक है, तो खानदान में दिल का मसला है किसी को? नहीं, किसी को मसला नहीं है। कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? नहीं, कोई टेस्ट नहीं करवाया। स्मोकिंग करते हैं आप? जी, स्मोकिंग करता हूँ जी। अच्छा ठीक है, कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन कोई 5 साल से ना होने के बराबर करता हूँ। हुक्का पीता हूँ, बस घर में नहीं है, बस पड़ोस में बैठ के कभी पी लेता हूँ, बस ज्यादा नहीं पीता। अच्छा ठीक है सर, एज इनकी 38 थी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, सवाल का जवाब लेते हैं। जी, आई थिंक सबसे पहले तो ये हुक्का और सिगरेट बंद करें तो इनकी दिल की धड़कन ठीक हो जाएगी और इनका सांस भी बेहतर हो जाएगा। जिम्मेदारा ये करते हैं और शौक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एहतियातन आप अपने टेस्ट ज़रूर सारे करवा लें। डॉक्टर साहब के पास जाएं, खून के टेस्ट करवा लें, छाती का एक्सरे हो जाए, ECG हो जाए और एको टेस्ट आपका ज़रूर हो जाए, जो दिल का अल्ट्रासाउंड है। हो सकता है कोई ऐसा कोई मसला हो जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है। लेकिन सबसे पहले आपने सिगरेट बंद करना है और हुक्का बंद करना है। बाकी वर्जिश तो आपके दिन के वक्त होती रहती है और बड़े पैशनेट किस्म के फार्मर हैं जो अपने उस पर काम करते हैं। तो ये चीज़ें अगर ये बंद करेंगे और अपने ये टेस्ट सारे करवा के जो मैंने बताए हैं आपको, अगले हफ्ते हमें फ़ोन कर दें तो फिर आपको टेस्टों की रिपोर्ट्स हमें बता दें, फिर आपको मज़ीद मशवरा देंगे। बिल्कुल सर, इसी तरह है। अच्छा सर, हमने बात की थी कि जिस तरह के कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि डायबिटिक होते हैं, जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो सर उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि इंसुलिन, अगर जिस तरह के हमने कहा कि बाज़ औक़ात इंसुलिन के भी मसाइल हो जाते हैं, तो ज़्यादा भी कुछ लोग गलती से इंजेक्ट कर देते हैं। ट्रैवल कर रहे होते हैं, खाना नहीं खाया होता लेकिन इंसुलिन लगा लेते हैं, तो फिर क्या अलामात होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब आपने इंसुलिन लगा लिया तो मेक श्योर आप उस वक्त इंसुलिन लगाएं जब खाना आपके सामने पड़ा हो। ठीक है, वो खाएं और उससे पहले फिर आप इंसुलिन लगा लें। और अगर किसी गलती से आपने लगा लिया तो कोशिश करें कि जो चीज़ है वो फिर खाएं ताकि आपकी शुगर ड्रॉप ना हो, क्योंकि कम शुगर ज़्यादा ख़तरनाक है। जब कम शुगर होती है तो आपका दिल बंद हो सकता है। आपके जब शुगर कम होती है दिमाग में जाके दिमाग को डैमेज, परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो ये चीज़ें फिर बेहोश होते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, उसी बेहोशी में जान भी जा सकती है। तो उसकी अलामात ये होती हैं कि आपको घबराहट शुरू हो जाती है, जिस्म में वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह की चीज़ हो और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप शुगर नहीं चेक कर सकते तो जो मीठी चीज़ पड़ी है अपने देखें, खजूर आपके पास होनी चाहिए हमेशा। इसकी एक गोली होती है ग्लूकागॉन, वो आपके पास होनी चाहिए। कोई ना कोई मीठी चीज़, कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट आपके पास हर वक्त इस हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, कि जब इस तरह की जो सूरत हाल हो तो उसमें वो खा सके और कहीं आपको ढूंढनी ना पड़े। आपके पर्स में, आपके गाड़ी में, आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उसी वक्त ले लें। आपको शक हो फ़ौरन ले लें, कोई बात नहीं, अगर ऊपर भी होगी तो खैर है, लेकिन ये है कि उस वक्त वो चीज़ खानी जो है बहुत ज़रूरी होती है। सर कोई फाइनल मैसेज देना चाहें आप? फाइनल मैसेज हमारा जैसे जिससे प्रोग्राम शुरू हुआ था कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाकायदगी से अपने आप को साल में एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर से, कोई मसला नहीं है फिर भी डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं और अपने जो बेस लाइन जो टेस्ट है वो करवाएं। अगर उसमें कोई ख़राबी है तो उस हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपकी सेहत है ये आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए और इस पर आपने रोज़ काम करना है। स्पेशली मैं ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि मौसम का जो फ्रूट है उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। इसको काट कर रखिए और ये नहीं कि बस खाना खा लिया तो पूरा हो गया सब कुछ और सारे जो आपको फूड सप्लीमेंट्स हैं वो मिल गए। फ्रूट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसका भी इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।